हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन 1 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की। राहुल अ रेजिडेंट इंडियन होल्डिंग 28% इक्विटी शेयर इन अ कंपनी took a loan of rupees 5 lakh from the same company. On the date of granting the loan, the company had accumulated profit of rupees 4 lakh. The company is engaged in some manufacturing activity. First point क्या है? Is the amount of loan taxable as deemed dividend if the company is a company in which the public are substantial interest? Second point, what would be answer if the lending company in the private limited company, that is which is not part the company in which the public are substantial interest, that is which is not a company in which the public are substantial interest. हाँ, कि ये जो डीम डिविडेंड अमाउंट है वो हमें टैक्सेबल होएगी, बट कंपनी का क्या है कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, पब्लिक कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, बट जो कंडीशन है इसकी वो क्या है कि लोन एडवांसेस की, कि जो लोन एडवांसेस दे रही है ना वो एक अनलिस्टेड कंपनी है, कि अनलिस्टेड कंपनी किसे लोन दे रही है? शेयर होल्डर को, और शेयर होल्डर के 10% और मोर वोटिंग पावर होनी चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि क्लोजली हेल्ड कंपनी लोन एडवांस दे रही है किसी कंसर्न को। ठीक है, वो कंसर्न कौन है? HUF, AOP, BOI फर्म, और उसमें जो शेयर होल्डर है उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उस कंसर्न के साथ। तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के लिए क्या होना चाहिए? 20% और मोर वोटिंग पावर या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। थर्ड कंडीशन क्या है कि जो लोन एडवांसेस अगर किसी पर्सन को दिए जा रहे हैं फॉर द बिहाफ और बेनिफिट ऑफ द शेयर होल्डर, तो इन सब चीज़ों में जो टैक्सेबल अमाउंट होएगी ना वो शेयर होल्डर के हाथ में होएगी। तो सबसे पहला पॉइंट जो है उसमें क्या है कि वो टैक्सेबल नहीं होनी, क्योंकि पब्लिक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो उन्होंने लिखा भी है कि दिस प्रोविजन ऑफ सेक्शन विल नॉट अप्लाई वेयर द लोन इज गिवन बाय अ कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। इन सच ए केस द लोन वुड नॉट बी टैक्सेबल एज डिविडेंड। तो फर्स्ट पॉइंट में तो टैक्सेबल नहीं बनेगा, बट जो सेकंड पॉइंट है कि व्हाट वुड बी आंसर इफ़ द लैंडिंग कंपनी इज़ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कि जो दे रही है वो प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, विच इज़ नॉट अ कंपनी टू विच द पब्लिक आर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो सब्सटेंशियल पब्लिक कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, इसमें टैक्सेबल अमाउंट बनेगी। और वो कितनी वैल्यू बनेगी? कहते इसके लिए जो टैक्सेबल अमाउंट बनती है ना, जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है वो उतनी वैल्यू टैक्सेबल होएगी। द अमाउंट चार्जेबल एज डिविडेंड कैन नॉट हाउएवर एक्सीड द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बाय द कंपनी ऑन द डेट ऑफ गिविंग द लोन। ठीक है ना, जिस डेट को लोन दिया जा रहा है ना उस डेट को देखना है कि जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है, उससे ज़्यादा हम उसके टैक्सेबल नहीं होएगी, मतलब उसे उस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो हमारा था ना वो कितना है? 4 लाख है। तो 4 लाख कहते क्या है कि टैक्सेबल होएगी, ना कि 5 लाख। लोन उसे 5 लाख का दिया पर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 4 लाख है, तो जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया जितना हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता ना उतनी वैल्यू ही टैक्सेबल होएगी। Next, illustration 2. Mr. A, dealer in share, received the following without consideration during the previous year 24-25 from his friend Mr. B. First, cash gift of 75,000 on his anniversary. Second, bullion the fair market value which was 60,000 on his birthday. Third, a plot of land at Faridabad on 1st July 24. Stamp value is 5 lakh on that date. Mr. B had purchased land in April. अब सबसे पहले क्या है कि जो कैश गिफ्ट मिला 75,000 ऑन एनिवर्सरी फुली टैक्सेबल है, क्योंकि कैश में अगर गिफ्ट मिला हुआ है फुली टैक्सेबल होता है। 75,000 टैक्सेबल हो गया क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो एग्रीगेट मोर देन 50,000 है। ठीक है, तो वो टैक्सेबल हो गया। सेकंड, बुलियन द फेयर मार्केट वैल्यू। अब जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो कितनी है? 60,000। तो उसमें उन्होंने क्या बताया था कि फेयर मार्केट वैल्यू अगर मोर देन 50,000 है तो फुल्ली टैक्सेबल है। अब ये 60,000 है, ये भी टैक्सेबल हो गया क्योंकि बुलियन मूवेबल प्रॉपर्टी में आता है और ये विदाउट कंसिडरेशन है, इस करके जो एग्रीगेट वैल्यू है मोर देन 50,000 है, ये भी टैक्सेबल हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट कि लैंड फरीदाबाद में एक प्लॉट है, ठीक है, जिसकी स्टैम्प वैल्यू है 5 लाख रुपीज़, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगी 5 लाख वैल्यू, क्योंकि ये विदाउट कंसिडरेशन है और ये भी 5 लाख पूरा टैक्सेबल हो गया।
नेक्स्ट कि मिस्टर ए परचेज फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर सी हु इज़ ऑल्सो अ डीलर इन शेयर 1000 शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड at rupees 400 each on 19 June 23. The fair market value of which was 600 each on that date. Mr. A sold this share in the course of the business 23rd June 24. अब इसमें उन्होंने क्या बोला है कि मिस्टर ए ने परचेज किए थे अपने फ्रेंड मिस्टर सी से, जो कि डीलर था शेयर में, ठीक है। 1000 शेयर है एक्स लिमिटेड, 400 ईच 19 जून को, पर जो फेयर मार्केट वैल्यू थी सेम डेट को 600 ईच की थी, ठीक है। अब उन्होंने किया क्या कि जो मिस्टर ए ने जो शेयर परचेज़ किए थे ना, उसने वो शेयर ना सोल्ड कर दिए इन द कोर्स ऑफ बिजनेस 23 जून को। तो अब जो ये वैल्यू है ये टैक्सेबल नहीं होएगी। उसका रीज़न क्या है कि जो डिफरेंस है 2 लाख इन द वैल्यू शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड जो कि परचेज मिस्टर सी से हुए हैं, इज़ इट नॉट टैक्सेबल क्योंकि रिप्रेजेंट द स्टॉक इन ट्रेड ऑफ मिस्टर ए। अब मिस्टर ए ने उसे स्टॉक इन ट्रेड में लगा दिया, इसलिए वो टैक्सेबल नहीं होएगी आईएफएस में, वो पीजीपीपी में जाएगी क्योंकि वो बिजनेस में चलेगी। तो शेयर बिजनेस में चलेगी तो बिजनेस में टैक्सेबल होंगे, ना कि आईएफएस में। फर्दर ऑन 1 November 24, मिस्टर ए टुक पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफिस बिल्डिंग बुक बाय हिम 2 years back at ₹20 lakh. The stamp duty value of the property as on 1 November 24 was ₹32 lakh, and on the date of booking was 23 lakh. He had paid 1 lakh by account पे check as down payment. अब इसमें वो कह रहे हैं कि उनको ना 1 नवंबर को पोजेशन मिली प्रॉपर्टी की, ठीक है, पर उन्होंने जो प्रॉपर्टी ना वो 2 साल पहले बुक की थी 20 लाख में, और उस टाइम जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी ना बुकिंग के टाइम 23 लाख थी, और आज 1 नवंबर को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 32 लाख, और उन्होंने 1 लाख रुपीज़ के अंदर अकाउंट पे चेक, उन्होंने 1 लाख रुपीज़ अकाउंट पे चेक उन्होंने पे किए थे एट द टाइम ऑफ बुकिंग, कि जब बुक करवाई थी ना 20 लाख, मतलब कि 2 साल पहले उन्होंने बुक की थी 20 लाख में, और 1 लाख उन्होंने अकाउंट पे चेक उन्होंने पे कर दिया था। तो अब हमने कहते हैं इसमें लेना क्या है कि जो डिफरेंस है ना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड कंसिडरेशन का ऑन द डेट ऑफ बुकिंग जो कि 3 लाख है, वो ही हमारा टैक्सेबल होएगा, क्योंकि जो डिफरेंस वो हमारा ज़्यादा है कंसिडरेशन के 10% से। जो कंसिडरेशन है वो 20 लाख है, उसका 10% 2 लाख है, पर जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 3 लाख एसजीवी और बुकिंग वैल्यू का, ठीक है ना। तो डिफरेंस ज़्यादा है तो डिफरेंस वैल्यू क्या होगी हमारी टैक्सेबल होएगी। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहते हैं जो टैक्सेबल वैल्यू निकली है वो आई हमारी 9,35,000। अब लास्ट पॉइंट, ऑन 1 March 2025 ही सोल्ड द प्लॉट ऑफ लैंड एट फरीदाबाद फॉर ₹7 लाख। अब कहते जो फरीदाबाद में उन्होंने प्लॉट लिया था ना वो उन्होंने 7 लाख में सेल कर दिया। उस टाइम उन्होंने जब लिया था वो 5 लाख का था, तो 7 लाख का सेल कर दिया, तो कहते ये हमारे कैपिटल गेन में आएगी। 1 जुलाई 2024 को परचेज़ किया था और उन्होंने 1 March 2025 को सेल कर दिया, यानी कि 1 ईयर के बीच में ही कर दिया सेल, तो यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। सेल कंसिडरेशन हुई 7 लाख, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 5 लाख, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया 2 लाख। इनकम कंप्यूट करनी थी आईएफएस और कैपिटल गेन में। आईएफएस में इनकम आई है 9,35,000 और कैपिटल गेन की आई है 2 लाख। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 3, डिस्कस द टैक्सेबिलिटी or otherwise of the following in the hand of the recipient under section 56(10) the Income Tax Act 1961. In the hands of the recipient under section 56(10) the Income Tax Act 1961. First point, Akhil HUF received 75,000 in cash from niece of Akhil, that is daughter of Akhil's sister. Akhil is a कर्ता of the HUF. अब कह रहे कि अखिल को ना 75,000 रिसीव हुए हैं अपनी नाई से, यानी कि अपनी भांजी से, क्योंकि डॉटर है अखिल की सिस्टर की, कि जो अखिल है उसकी जो सिस्टर है उसकी डॉटर है, यानी कि उसकी भांजी हुई, उससे 75,000 रिसीव हुए हैं। तो ये वैल्यू कहते क्या है कि टैक्सेबल होएगी, क्योंकि हमें 50,000 एक्सीडिंग 50,000 रिसीव हुआ है, वो भी विदाउट कंसिडरेशन, और ये नॉन रिलेटिव में आएगी, क्योंकि जो डॉटर है, डॉटर मिस्टर अखिल सिस्टर इज़ नॉट अ रिलेटिव ऑफ अखिल HUF, कि अखिल की जो HUF है उसकी रिलेटिव नहीं है,
तो सिंस शी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ अखिल HUF, तो वो HUF के मेंबर नहीं है। अगर एक HUF को अपने मेंबर से रिसीव होते ना तो फिर एग्जम्प्ट होता, बट ये मेंबर में नहीं आती तो ये टैक्सेबल हो गया। Nitisha, a member of her father HUF, transfer a house property to the HUF without consideration. The stamp duty value of the house property is रुपीज़ 9 लाख। अब ये क्या है कि नॉन टैक्सेबल है, क्योंकि कहते क्या है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव हो रही है विदाउट कंसिडरेशन बाय अ HUF फ्रॉम इट्स रिलेटिव, इज़ नॉट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56 to 10, क्योंकि जो नितिशा है ना वो मेंबर है HUF की और दूसरी वो रिलेटिव भी हुई HUF की, इसलिए जो इनकम हमें मिल रही है तो ये क्या हुई, नॉन टैक्सेबल हुई। मिस्टर अक्षत रिसीव 100 शेयर्स Mr. Akshat received 100 shares of A Limited from his friend as a gift on occasion of his 25th marriage anniversary. The fair market value on that was 100 rupees per share. He also received jewelry worth rupees 45,000 fair market value from his nephew on the same day. अब इसमें अक्षत को ना 100 शेयर रिसीव हुए हैं A Limited से, ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ 25th मैरिज एनिवर्सरी पर, और जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 100 रुपीज़ पर शेयर, और उसे ना सेम डे को ज्वेलरी भी रिसीव हुई है पर वो अपने नेफ्यू से रिसीव हुई है। तो ये हमारी क्या आएगी, टैक्सेबल बनेगी। और कितनी वैल्यू, 55,000। वो कैसे, क्योंकि एक तो जो 100 शेयर हैं 100 रुपीज़ के, 10,000 बन गई वैल्यू, टैक्सेबल हो गई। और दूसरा जो ज्वेलरी ना वो रिसीव हो रही है 45,000 की, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है। अब जो कंडीशन थी ना मूवेबल प्रॉपर्टी की वो क्या थी कि एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू मोर देन 50,000 है, तो देन एंटायर फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी टैक्सेबल होएगी। तो एंटायर फेयर मार्केट वैल्यू 55,000 है, तो 55,000 पूरे टैक्सेबल हो जाएंगे। फोर्थ पॉइंट, किशन HUF गिफ्टेड अ कार टू सन ऑफ कर्ता फॉर अचीविंग गुड्स मार्क्स इन +2 बोर्ड एग्जामिनेशन। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कार इज़ 5,25,000। अब केशन ने क्या किया कि कार गिफ्ट की है कर्ता के सन को, है ना, उनके सन को, क्योंकि उसने +2 बोर्ड में अच्छे मार्क्स लिए हैं। पर ये जो कार है ना वो टैक्सेबल नहीं होएगी। रीज़न क्या है, क्योंकि कार जो है ना वो नॉट इंक्लूडिंग द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, जो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन उसमें इंक्लूड नहीं होती, तो इसलिए ये टैक्सेबल नहीं होएगी।